अगर मैं आपसे कहूं कि जो खाना आपकी थाली में है वो कुछ महीनों बाद या तो आपको मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा तो उसकी कीमतें इतनी ज़्यादा होने वाली है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि भैया आखिरकार ये हुआ कैसे। दोस्तों, ये सुनकर शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने एक चेतावनी जारी की है जिसमें कहा है कि आने वाला संकट कोविड-19 से भी ज़्यादा भयानक होने वाला है, क्योंकि इस बार पूरी सप्लाई चेन गैस से लेकर खाद और ट्रांसपोर्ट तक एक साथ टूटने वाली है। India, the second largest fertilizer consumer, is impacted. It buys nearly 40% of its urea and phosphate-based fertilizers from the Middle East. और इतना ही नहीं, ब्लूमबर्ग की 4 मार्च की रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि इफ्को जैसे हमारे बड़े फर्टिलाइजर कारखाने अपने काम को आधा कर चुके हैं, और अगर ऐसा लंबे समय तक चला तो ये कारखाने पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कारखाने आखिरकार क्यों बंद हो रहे हैं, इनके बंद होने से आप पर क्या असर पड़ेगा, खाद्य संकट जो कि आने वाला है वो क्या है, और अगर ये फूड क्राइसिस आता है तो इससे आपकी जेब पर, आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। नमस्कार, यूपीएससी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठाकर देख लो, सब जगह पर एक ही बात हो रही है, और वो है कि ईरान ने समुद्र का रास्ता रोक दिया है, जिसकी वजह से पेट्रोल 150 रुपये लीटर के आसपास हो सकता है। जिस रास्ते की बात हो रही है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी लोकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, ये समुद्र के बीच में एक बहुत ही पतली सी गली है जो कि सिर्फ 21 मील चौड़ी है। सामान्य भाषा में कहें तो करीब 33 किलोमीटर चौड़ी है। न्यूज़ वाले आपको सच बता रहे हैं कि यहाँ से दुनिया का 20% कच्चा तेल निकलता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो एक बात आपसे छुपाई जा रही है वो पेट्रोल से भी कई गुना खतरनाक है, और वो ये है दोस्तों कि इसी 33 किलोमीटर चौड़ी पतली सी गली से दुनिया का 1/3 फर्टिलाइजर होकर गुजरता है। जरा आंकड़े सुनिए आप कि दुनिया का 50% के आसपास यूरिया, 47% सल्फर, 27% अमोनिया और 24% फॉस्फेट इसी समुद्र के रास्ते से गुजरता है। मतलब ये रास्ता सिर्फ पेट्रोल का नहीं रुका है दोस्तों, बल्कि दुनिया भर के खेतों में डलने वाली खाद का रास्ता बंद हुआ है। अब एक आम नागरिक की तरह आपके मन में भी क्वेश्चन उठा होगा कि भाई, समुद्र में अगर जहाज रुक जाता है तो मेरे गांव की सोसाइटी में खाद मिलना क्यों बंद हो जाएगा। दोस्तों, इसको एक आसान से एग्जांपल से समझिए। जैसे चाय बनाने के लिए दूध की आवश्यकता होती है, वैसे ही यूरिया कोई हवा और खाद में तो बनता नहीं है। इसको बनाने के लिए एक तरीके का इस्तेमाल होता है जिसको विज्ञान की भाषा में बोस प्रोसेस कहा जाता है। इस तरीके में यूरिया बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है दोस्तों नेचुरल गैस। गैस मिलेगी तो भैया अमोनिया बनेगा, और अमोनिया से यूरिया बनाया जाता है। दोस्तों, आज दुनिया के 400 करोड़ लोगों का पेट इसी गैस से बनी खाद पर निर्भर होता है। और अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो हम काफ़ी गर्व से कह सकते हैं कि भारत अपना 87% यूरिया खाद अपने ही कारखानों में बनाता है। हम किसी पर डिपेंड नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, यूरिया बनाने के लिए 80% खर्चा सिर्फ उसी नेचुरल गैस का होता है, और वो गैस कहाँ से आती है? मिडिल ईस्ट के उसी समंदर से, उसी छोटे से रास्ते से। सीधी सी बात है दोस्तों, पीछे से अगर गैस नहीं आएगी तो हमारे कारखाने यूरिया नहीं बना पाएंगे। और बात सिर्फ दोस्तों खाद की नहीं है, कच्चे तेल को साफ करने के लिए सल्फर नाम की एक चीज़ निकलती है। मैं ये सारी चीज़ें आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ, हालांकि ये काफ़ी जटिल हो सकती है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि ये वीडियो एक आम नागरिक भी समझ सके। तो भाई, कच्चे तेल को साफ करने के लिए सल्फर नाम की एक चीज़ होती है। हमारे रिलायंस और अरामको इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। दोस्तों, ये सल्फर जो है खाद में तो डाला ही जाता है, साथ ही आपके मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों और दवाई बनाने में भी काम आता है। मतलब समंदर बंद होने से सब कुछ ठप हो जाएगा, यानी अब इन सब के दाम बढ़ेंगे, दवाइयाँ महंगी होगी, मोबाइल फ़ोन महंगे होंगे, इसके साथ दोस्तों इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी महंगी होने वाली है। अब जरा भारत की ज़मीनी हकीकत को देखिए दोस्तों, भारत दुनिया में खाद इस्तेमाल करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। हम अपना 40% यूरिया, 60% डीएपी और 100% पोटास बाहर से मंगाते हैं। पोटास का उत्पादन तो हमारे यहाँ पर होता ही नहीं है दोस्तों। यूरिया, डीएपी ये सब आपने सुना होगा, अगर आप किसान परिवार से जुड़े होंगे तो ये खेतों में ही डाले जाते हैं। आज भारत में पीछे से आने वाली गैस लगभग बंद हो चुकी है। पीछे से आने वाली गैस का मतलब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाली गैस, अन्यथा इसको नहीं लेना है। गैस के टेंडर खाली पड़े हैं और कोई भी देश गैस देने को तैयार नहीं है।
और इसका नतीजा ये हो रहा है दोस्तों कि देश में ज़्यादातर यूरिया कारखाने लगभग आधी ताकत पर चल रहे हैं। किसानों की सबसे बड़ी कंपनी इफको, इसके 2 कारखाने पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और एक कारखाना दोस्तों अपनी आधी क्षमता पर चल रहा है। आज की तारीख में हरियाणा, गुजरात, झारखंड और यूपी में खाद की भारी कमी हो चुकी है। और इसी बीच दोस्तों एक डरावनी रिपोर्ट सामने आई है। कमोडिटी रिसर्च यूनिट ने कहा है कि ये समुद्र का रास्ता अभी 3 से 4 हफ्ते और भी नहीं खुलेगा। अब जरा सोचिए दोस्तों कि भारत में जून के महीने में खरीफ की फसलें बोई जाती है, मार्च और अप्रैल में किसान इनकी तैयारी करने लगते हैं। बुआई के समय खेत में डीएपी डालना होता है और बाद में हम लोग डालते हैं यूरिया। अगर मई और जून तक खाद नहीं आई तो किसानों के क्या हालात होंगे, किसान खेत में क्या डालेंगे और हमारी बुआई का पूरा सीजन बर्बाद हो जाएगा। यानी खाद्य संकट की शुरुआत यहीं से होने वाली है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां पर हम समझेंगे कि हमारी जेब पर आखिरकार कितना गहरा असर पड़ेगा। भैया अप्रैल में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। हमारे देश में 60% के आसपास जनता खेती से जुड़ी हुई है। कोई भी सरकार ये जोखिम नहीं ले सकती कि चुनाव के वक्त में किसान खाद की लाइनों के धक्के खाए। सरकार को किसी भी कीमत पर दुनिया के किसी भी कोने से खाद लानी पड़ेगी और यहीं से शुरू होती है दोस्तों हमारी असली मजबूरी। दुनिया में ब्राज़ील जैसे देशों ने खाद देने से मना कर दिया है। कतर का सबसे बड़ा यूरिया प्लांट ध्वस्त कर दिया गया है, वो अभी बंद पड़ा है। सऊदी और यूएई की फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है। ऐसे में भारत ने मजबूर होकर किसके सामने हाथ फैलाए हैं आपको पता है? चीन के सामने। दोस्तों जिस चीन से हमारे सीमा विवाद बने हुए हैं, हमने उसी चीन से मदद मांगी है। चीन ने भी दोस्तों हमें आवश्यकता अनुसार खाद देने से मना कर दिया है। सिर्फ 1 हफ्ते में यूरिया 35% महंगा हो चुका है और अमेरिका में भी दोस्तों दाम 25% बढ़ चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि चाहे सरकार कितनी भी कीमत दे दे, लेकिन हमें ज़रूरत के हिसाब से खाद नहीं मिलने वाला। और किसानों को भी दोस्तों पर्याप्त मात्रा में अगर खाद नहीं मिला तो वो खेतों में क्या डालेंगे? अगर वो खेतों में नहीं डालेंगे तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन की गुणवत्ता प्रभावित होगी। ठीक है, इसका असर हमें 5-6 महीने बाद दिखेगा जब किसान अपनी खराब फसलों को मंडियों में लेकर जाएगा। सीधी सी बात है कि डिमांड तो उतनी है और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन उत्पादन तो हो ही नहीं रहा है। अब अगर उत्पादन नहीं हो रहा है, डिमांड उतनी है, तो हमें महंगाई का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं तिल का ताड़ बना रहा हूं, तो भाई जरा हम इतिहास को देख लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। 2022 में रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, हम सभी जानते हैं। तब यूरिया का दाम दोस्तों $900 प्रति टन तक पहुंच गया था। कीनिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में पूरी फसलें बर्बाद हो चुकी थी। और सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। इन्होंने 2021 में अपनी मर्जी से यूरिया पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था और नतीजा क्या हुआ? 2022 आते आते पूरा देश दोस्तों सड़कों पर आ गया था, भुखमरी फैल गई और सरकार गिर गई। आज वही हालात दोस्तों सूडान और सोमालिया जैसे गरीब देशों में बन रहे हैं, जहां भुखमरी का साफ खतरा मंडरा रहा है। तो वही समुद्र का रास्ता बंद होने का मतलब है मंडियों में अनाज कम आएगा, डिमांड वही रहेगी। फिर आटा, दाल, चावल, सब्जियों के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि आम आदमी का घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों केवल एक आदमी की वजह से, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। उसकी एक घटिया जिद है कि अमेरिका को सुपर पावर बताए रखना है, लोगों को समझाना है, देशों को समझाना है कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी हालत भी यही करेंगे जैसा हम ईरान की कर रहे हैं। दोस्तों ये कोई सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये सीधा आपकी रसोई और हमारी अर्थव्यवस्था पर हमला है। सवाल ये है क्या भारत सरकार समय रहते इस संकट को पार कर पाएगी या हमें महंगाई की सबसे बड़ी मार झेलनी पड़ेगी? आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।